नमस्कार, मैं मुनेश शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल इस्लामाबाद में जो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसमें पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि उसी से एक नई किरण दिखाई देगी कि गल्फ़ कंट्रियों में और मिडिल ईस्ट में जो अब तक 40 दिन लगभग घमासान अमेरिका इजराइल का युद्ध चला और ईरान किसी भी मोर्चे पे, वो अलग बात है कि उसका कितना नुकसान हुआ, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी। और अमेरिका की जनता का प्रेशर रहा हो, चाइना का बीच में बात करना रहा हो, नाटो का अमेरिका को समर्थन नहीं मिल पाया, ये सब बातें उसमें रहीं। खैर, अच्छी बात यही रही कि अब ये 15 दिन के लिए जो ट्रंप ने किया है ये आगे भी चलेगा, लेकिन इस सब का भविष्य कल तय होगा। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर। पांडे जी, इस सब जो स्थितियां चल रही हैं और इस सब का केंद्र जो पाकिस्तान बन गया है, तो कल आपको क्या उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो चीज़ें होंगी उसको इजराइल भी उसी तरीके से मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी तो अमेरिका का एक डेलीगेशन, ईरान का डेलीगेशन आज रात तक वहाँ पहुँच जाएगा इस्लामाबाद, और अमेरिका का एक डेलीगेशन आएगा और शायद वहाँ के उपराष्ट्रपति पहले उनको खतरा बता करके उनकी यात्रा स्थगित की जा रही थी, लेकिन अब जेडी वेंस ही आ रहे हैं। आप ये समझिए कि जो 10 सूत्री मांगे ईरान की तरफ से, 15 सूत्री मांगे अमेरिका की तरफ से, ये संभव नहीं है कि सारी बातें मान ली जाए, संभव ही नहीं है। वो तो किसी भी इनफैक्ट ईरान ने खुद कहा है कि जो हमने अपनी बातें रखी थी उनमें 3 बातों पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि इजराइल लेबनान पे हमले कर ही रहा है। बिल्कुल, वो तो कल भी किए, कल भी कर रहा है, आज भी कर रहा है, तो इसीलिए सारी बातें तो नहीं मानी जाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि जो सीज फायर अभी है, अगर ये 15 दिनों के लिए अभी है, ये सीज फायर देखिए बढ़ता रहेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि सबकी बातें हर कोई मान लेगा और अमेरिका सेफ एग्जिट कर जाएगा। तो ये इस्लामाबाद की कल की बैठक पर निर्भर करता है कि किन किन पॉइंट्स पर आम सहमति बनती है, यानी अमेरिका किस पे रेडी है, ईरान किस पे रेडी है, और इजराइल की सहमति किन किन बातों पे। देखिए, इजराइल तो अडिग है कि वो लेबनान को बाहर रखिए, वो हमारे स्वायत्तता की लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये निर्भर करता है कि कल की बैठक कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है, कौन कितना एक कदम आगे बढ़ाता है, कौन कितना पीछे हटता है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि ये जो सीज फायर है ये अब चलेगा, ये लंबा चलेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि कल की बैठक अच्छे वातावरण में नहीं हुई, लोग अपने अपने वापस लौटे, लड़ाई होने लगी। अब ये बना रहेगा, स्टेटस को बना रहेगा, यथास्थिति बनी रहेगी। और ये देखना होगा कितने पॉइंट्स पर, क्योंकि ईरान की अगर आप देखें जो लिस्ट गई है उसमें तो ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका सब मानेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि युद्ध का नुकसान दीजिए, नहीं उसके लिए अमेरिका तैयार है, उसके लिए अमेरिका और मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, लेबनान को लेकर के, लेबनान को लेकर तो नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अमेरिका बहुत सारी बातों पे रेडी नहीं होगा। अमेरिका ने कहा भी है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, कि हम ईरान का जो स्वर्णमय काल है उसकी तरफ उसको अपने साथ आगे लेके जाएंगे। और इसमें एक पुतिन का भी वक्तव्य आया है कि आज की तारीख में ताकतवर देश ही दिशा निर्धारित करते हैं क्या गलत और सही। इंसानियत की हत्या होती रहती है, बोले इतनी हत्याएं कर दी इजराइल ने, लेकिन कोई दुनिया का देश नहीं बोला। और बोले अगर इसका 10% रशिया कर देता तो पूरा नाटो और पूरा वर्ल्ड रशिया पर अटैक कर देता, जो इजराइल ने करा है। कल ही देखिए, लेबनान सीज फायर की बात ईरान कह रहा था, इजराइल ने 254 लोगों के एक दिन में लेबनान में लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये बात सही है कि इजराइल तो जेनोसाइड पे उतारू है, नहीं नरसंहार पे, वो नरसंहार नहीं, वो मानवता के खिलाफ है। और ऐसे देश का रहना इस दुनिया में, ये हमेशा युद्ध की आशंका पनपती रहेगी। और ये इस दुनिया को एक अपनी, अगर ईश्वरी शक्ति है कहीं भी, तो अपनी हम लोग भी मनोकामना माने नेत्यानाहू जैसा आदमी इस दुनिया में जिंदा ना रहे, क्योंकि इस जैसा पागल आदमी जिंदा में रहेगा तो युद्ध हमेशा रहेगा और बेजान अनजान लोग मारे जाएंगे। और ये साले मानवता के खिलाफ है। ये कोई देश नहीं बोल रहा है कि ये देश ही साला मानवता के खिलाफ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बना ली इसने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी की भी हत्या कर देंगे। भाई, आपसे जो लड़ने आ रहा हो या जो सैनिक हैं उनसे लड़िए, आम आदमी को क्यों मार रहे हैं? आपने लाखों लोग मार दिए, लाखों बच्चे मर गए, उस पर दुनिया मौन रही, ये कोई तरीका थोड़ी है। बिल्कुल। देखिए, इजराइल तो हमेशा से लड़ाई में ही है, कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है जब वो लड़ाई में नहीं रहता है।
बात जो अमेरिका और ईरान की हम कर रहे हैं उस पर एक पॉइंट मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि जो आपने कहा ना कि स्वर्णिम काल को लौटाएंगे, वो तब संभव है जब ईरान अमेरिका का डोमिनियन स्टेट बने, यानी उसके कहे अनुसार। क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि रिजीम चेंज नहीं हुई वहाँ पे, आज भी अली खामनेई का जो वंशज जो उनका बेटा है वो वहाँ पर है, ठीक है। टॉप लीडरशिप हट गई, लेकिन ईरान आज भी अपने उसी सैन्य आक्रमण के साथ काम कर रहा है। तो ईरान तो अभी भी खुद कह रहा है कि अगर सीज फायर का वायलेशन होता है, शर्तों का वायलेशन होता है, तो हम फिर से पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये स्वर्णिम काल वाली जो बात है वो अमेरिका की तरफ से इसीलिए कही जा रही है कि आप हमारे हिसाब से चलेंगे। अब जैसे उसने इराक को चलाना शुरू किया, जैसे उसने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को चलाना शुरू किया, जैसे पाकिस्तान को चला रहा है, और जैसे अब थोड़ा बहुत भारत को भी चलाने लगा है। अब तो कुल मिलाकर के ये ईरान वाली स्थिति जो कल की भाई साहब जो बैठक है ना, वो बहुत कुछ निर्भर करती है कि ईरान अमेरिका के कितने दबाव को सहता है। एक बात और है, जो किम जोंग साहब हैं हमारे, अभी जैसे जिस दिन बात आई, साउथ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया, जैसे अमेरिका ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में मुझे एक सभ्यता को नष्ट करना पड़ेगा, तो जॉन साहब का बयान आया कि अमेरिका मुझसे दूर नहीं है और इजराइल को तो मैं नक्शे से कब जब जिस दिन मैं सोच लूंगा खत्म कर दूंगा। तो क्या ये सब वही सब प्रेशर से अब ये सब लोग बैठ रहे हैं कि वाकई में जितना पागल इजराइल है उससे बड़ा पागल एक और आदमी भी है, हाँ, और उस पर वो मिसाइलें भी हैं जो अमेरिका तक जा सकती हैं। देखिए कुछ दिनों पहले भी, कुछ साल पहले इनफैक्ट आपको याद होगा किंग जोंग और इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा भी किया था। लेकिन उस समय एक बयान बहुत वायरल हुआ था, किंग जोंग ने कहा था कि हमारे पास रेड बटन है, न्यूक्लियर बटन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास उससे बड़ा रेड बटन है। तो दोनों भाई न्यूक्लियर एम्पावर्ड देश हैं। तो देखिए हम तो पहले से मानते हैं कि जो परमाणु संपन्न देश हैं वो परमाणु संपन्न अपनी स्वायत्तता बनाने के लिए रखे हैं, युद्ध करने के लिए नहीं। आज के समय में अगर किसी देश को लगता है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ, वो खुद भी खत्म हो जाएगा, वो खुद भी खत्म होगा, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है। आप किसी देश पे अटैक करेंगे तो फिर और लोग बचने के लिए आप पे अटैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए लेकिन ये दबाव की नीति है। आप देखिए कि अमेरिका चाहता था कि वो सेफ एग्जिट ले, ईरान भी चाहता था कि हम अपनी शर्तों पे रहेंगे लेकिन युद्ध को थमना चाहिए, लेकिन 40 दिन लड़ा तो बहुत मजबूती के साथ लड़ा, 40 दिन लड़ा बहुत मजबूती। जो अमेरिका इजराइल ने सोचा था कि हम 2-3 दिन में उनके शीर्ष नेतृत्व को मार के और इसको सब कुछ कर देंगे, बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ लड़ाई उसने लड़ी। और आप समझिए कि अब जब बैठक तक आ गया है, टेबल टॉक अब होने लगी है, और अब उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत क्या है कि इजराइल को भी हामी भरनी पड़ी है। वो तो कुछ शक्तियां और उसमें प्रभावी हुई, चीन ने अपनी मजबूती दिखाई है। भाई चीन ने कहा होगा कि मैं ये भाई तुम क्या चाहते हो, इसको खत्म करोगे तो फिर मुझे भी कूदना पड़ेगा, सीधी बात है। तो लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। हम इजराइल में जाके, भारत तो तटस्थ है, हम इजराइल में जाके हमारे प्रधानमंत्री उस मेडल से नवाजे जाएंगे, जो कि मेडल उनसे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मिला, और उम्मीद यह है कि उनके बाद भी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात को तो मानिए ना कि भारत की जो तटस्थ रहने की नीति है, ठीक है, युद्ध में किसी का भला नहीं होता। प्रधानमंत्री अगर मोदी या भारत की तरफ से किसी एक देश के लिए बोला जाता तो ये भारत की तरफ से खुला समर्थन होता। तो ये तटस्थ रहने की नीति है, और इसीलिए शायद इस पूरे वॉरफेयर में या सुलह समझौते में या किसी भी मुद्दे पे भारत की कहीं कोई चर्चा हम किसी भूमिका में ही नहीं थे, तो कैसे हो सकता है? हमने भूमिका में ही नहीं है तो कौन हमारी चर्चा करेगा? तो अब ये माना जाए पांडे जी के जो कल का दिन है वो हम लोगों के लिए, एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि मिडिल ईस्ट की भूमिका कौन तय करेगा, ये कल तय होगा। और अगर ये बहुत अच्छे तरीके से ये मीटिंग से होती, डायलॉग होता है, अमेरिका को मानना पड़ेगा कि इजराइल को बिना छेड़े हम मिडिल ईस्ट में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पूरी दुनिया के जो हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते खुले रहे, या फिर मिडिल ईस्ट में उनके सहयोगियों और ईरान के बीच में भी एक ऐसा वातावरण, सामंजस्य बना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईरान की सुप्रीमेसी मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में साबित हो चुकी है,
अनडाउटेडली नहीं, वो तो साबित कर बाकी सब देश तो भाई अपने खैर ख्वाह के उस पे ही देख, अमेरिका के उन्हीं के सब जगह सैन्य ठिकाने थे, वो तो अपने डिफेंस में तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं, वो तो केवल अय्याशी करने के लिए शेख पैदा हुए हैं और तेल बेचने के लिए सस्ता अमेरिका को। ईरान ने उनकी हैसियत बता दी कि साले तुम जो है जो अय्याशी करके वो पैसे कमा के रह रहे हो, मैं तुम सबको तो नेस्त नाबूद कर दूंगा, अमेरिका को जो करना है वो मेरा कर दूंगा। हाँ, तो इसीलिए अमेरिका को अपनी भी क्षमता को बचाए रखना है मिडिल ईस्ट में, जो कई देशों में उसने सैन्य बेस बना रखे हैं। तो अमेरिका के सामने चुनौती थी कि मिडिल ईस्ट में अपनी इज्जत को बचाते रखते हुए कदम पीछे कर लेना। पांडे जी, इसमें हम पाकिस्तान का क्या रोल देखते हैं आने वाले समय? देखिए, पाकिस्तान मैं इस बात को आज कई लोगों से कह चुका हूँ, कुछ लोग सहमत भी हुए, कुछ लोग नहीं भी सहमत हुए। पाकिस्तान की झोली में ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है कि इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान माध्यम है, मध्यस्थ नहीं है, क्योंकि ईरान ने भी किसी भी मध्यस्थता से इनकार कर दिया था कि भाई हम बात होगी। लेकिन जब शुरू में बात चल रही थी तो बात यही चल रही थी कि तुर्की और पाकिस्तान और एक और कोई कंट्री था, नाम भूल रहा हूँ, आप बता देंगे, कि ये तीन मिलकर कुछ बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही थी। उस समय ईरान ने साफ साफ खारिज कर दिया था कि मध्यस्थता हमको किसी की नहीं चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो छुपा हुआ फैक्टर है, एकदम हिडन फैक्टर है, वो है चीन। उसकी भूमिका को नजरअंदाज, चीन ने जब इसमें हाथ डाले हैं अपने, तब ये स्थिति टेबल टॉक तक पहुंची है। यानी चीन की बहुत बड़ी भूमिका, और चीन ने ये डिसाइड कराया कि मीटिंग कहाँ पे होनी है। तो इसलिए पाकिस्तान चीन का करीबी, पाकिस्तान अमेरिका का करीबी, पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश, पाकिस्तान न्यूक्लियर एम्पावर्ड देश, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया से सटा हुआ एक ऐसा देश है जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन ऐसी बनती है कि जहाँ पे मीटिंग हो सकती थी। आप बताइए कि ईरान का डेलीगेशन क्या मिडिल ईस्ट में किसी और देश में बैठता है मीटिंग के लिए? नहीं बैठता, नहीं बैठ। इजराइल तो जाता ही नहीं, अमेरिका तो जाता ही नहीं, भारत तो आने की संभावना नहीं, हम तो कहीं है ही नहीं। तो पाकिस्तान ही एक ऐसी जगह बन रही थी और चीन भी उसमें सहयोग कर रहा था। तो इसीलिए इस्लामाबाद माध्यम बना है, मध्यस्थ नहीं बना है। मुझे लगता है मध्यस्थता अभी भी चीन के हाथों में है। तो अगर पांडे जी ये सोचा जाए कि हमारे आस पास एक महाशक्ति है, चाइना है, ठीक, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, और जितने हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के, अगर पिछले 5-7 साल में मोदी का आप काल देखेंगे तो हमारे किसी से रिश्ते अच्छे नहीं। पहली बात, किसी से हमारे पड़ोसी देश से रिश्ते अच्छे नहीं है। हम जबरदस्ती लोगों के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं, हाँ ही करते हैं और चले आते हैं। अब आप ये समझिए कि ईरान चाइना के खेमे में, पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के खेमे में, एकमात्र ताकत जो हमारे पास थी वो रशिया थी, वो हमने अमेरिका के डर के मारे खो दी। जैसा हम तो हजूर एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, जैसा इजराइल कहेगा, जैसा आप कहेंगे वो करेंगे। चलिए इसको देखते हैं आगे क्या कल भविष्य होता है, इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल इस दुनिया के लिए नई पहल इस्लामाबाद से निकले। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।